स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र सीरीज चल रही है जिसमें हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को करेंटली कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने यूनिवर्स पढ़ लिया है और अर्थ के बारे में पढ़ लिया है। अर्थ में हम पढ़ रहे हैं। अर्थ में हमने आपका लैटिट्यूड्स पढ़ लिए हैं, अक्षांश, ठीक है, वर्ल्ड के डिफरेंस में। और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लिए हैं, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लिए हैं यानी देशांतर, वर्ल्ड के डिफरेंस में। अब हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हमारा थर्ड सब टॉपिक है अर्थ का, विषुवत रेखा, या जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, आपको नहीं याद है तो याद दिला दूं, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। ये अर्थ है हमारी, इसको जो 0 डिग्री लैटिट्यूड दो भागों में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में जो डिवाइड करती है वो लैटिट्यूड कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा, या जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये होती है। तो ये आज हम पढ़ेंगे कि जो इक्वेटर है ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट और कौन कौन सी कंट्रीज से होकर जाते हैं, मतलब किस किस कॉन्टिनेंट की के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं जिससे होकर ये भूमध्य रेखा गुजरती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। अगेन, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा नोट्स का पार्ट देखेंगे एंड उसके बाद देन हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। देखिए, आपका इसमें अच्छा, ये आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपको यही चीजें याद रखनी है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट की किस किस कंट्री से होकर गुजरती हैं। आप सभी को पता है, जो इसके ऊपर जीरो के ऊपर नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है, जो लैटिट्यूड है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और साउथ में जो आपकी 23.5 डिग्री वाली जो साउथ है, साउथ वाली, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ लेंगे अच्छे से। और तीनों में एक ही चीज पढ़नी है कि कौन से कंट्रीज से जाती है, किस कॉन्टिनेंट की किस कंट्रीज से होकर जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ लिया है। देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल के एकदम बीचों बीच में जो 0 डिग्री लाइन हम खींचते हैं वो क्या है? वो हमारी इक्वेटर है। इसे हम इक्वेटोरियल सर्किल भी कहते हैं और ये ग्रेट सर्किल भी है। ग्रेट सर्किल मैंने आपको बता भी रखा है, जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करे वो ग्रेट सर्किल होता है। तो इक्वेटर हमारा ग्रेट सर्किल है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, यानी जो इक्वेटर है, वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। ग्लोब मतलब हमारा अर्थ, उसको दो बराबर भागों में बांटती है और सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होता है। अब देखिए, जो आपका इक्वेटर है वो बाकी सारे जो आपके लैटिट्यूड्स हैं उनसे बड़ा होता है। आप सब, ये भी बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी थी। नेक्स्ट है, यह वृहद सर्किल है क्योंकि ये अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये वृहद सर्किल है। ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। विषुवत रेखा ध्रुवों से की ओर जाने पर अक्षांशों यानी समानांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती है। बिल्कुल उत्तरोत्तर, या दक्षिण में भी आप जाते हैं तो वो घटती है। ये भी हमने पढ़ा था। जैसे आपका ये अर्थ है, ये इक्वेटर सबसे लंबी है, इसकी जब आप ऊपर जाएंगे, इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो इसकी 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 लेंथ जो है वो 0 डिग्री से कम होगी। और जैसे आप साउथ जाएंगे इस तरीके से 1 2 3 डिग्री, जैसे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो ये भी जो इसकी लेंथ है वो आपकी 0 डिग्री से कम होगी। तो इसका मतलब 0 डिग्री वाली ही जो लैटिट्यूड है वो सबसे लंबी होती है। राइट, यहाँ पर यही बात कही जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर है कि कुल लंबाई कितनी है? 40,090 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। मतलब ये जो अर्थ है, ये जो बीच से लाइन जा रही है, आप तो एक हिस्सा देख पा रहे हैं, एक इधर इसके पीछे वाला भी तो होगा, ये पीछे से इसको कवर करेगी। तो ये पूरी लाइन की जो आपकी कह सकते हैं जो लंबाई है वो क्या है? 4090 किलोमीटर है। ठीक है, 4090 किलोमीटर। चलिए, 4090 किलोमीटर आपका, इसकी 40,090 किलोमीटर, सॉरी 40,090 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कुल लंबाई का 78.7% भाग जलीय है, बल्कि
जबकि 21.3% भाग स्थलीय है। मतलब ये जो पूरी जो 40,090 किलोमीटर की लंबाई है हमारे इक्वेटर की, उसका 78.7% भाग कहाँ से जाता है? पानी से होकर जाता है, ठीक है, पानी में है। जबकि 21.3% भाग हमारा स्थलीय है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी में तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे स्थलीय भाग में से कौन-कौन सी कंट्री से होकर ये जाती है, वही हमें यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। मतलब जो हमारा इक्वेटर है, वहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तापांतर है, वो सबसे कम होता है। मतलब कि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आ पाता है। मतलब जैसे आप किसी एरिया में देख रहे हैं, आप हमारे यहाँ आप यूपी ही ले लीजिए, तो जब गर्मी होती है तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जाता है आजकल 46 47 तक चला जाता है, ठीक है, 44 45 ऐसे रहता है। लेकिन जब जाड़ा होता है तो मिनिमम में हम 10 पे भी आते हैं, 11 पे भी आते हैं, 12 पे भी आते हैं। तो इतना डिफरेंस है, बताइए 46 से 12 के बीच में कितना सारा डिफरेंस आ गया। लेकिन जो हमारी इक्वेटर है, उस पर जो कंट्रीज हैं, उस पर जो एरिया है बेसिकली, वहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाला टेम्परेचर है और जो लोएस्ट वाला टेम्परेचर है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है कि आप यहाँ 46 देख रहे हैं मैक्सिमम, मिनिमम आप 12 देख रहे हैं, काफी ज्यादा अंतर है। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अतः इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा नहीं होती है, काफी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है, इसीलिए यहाँ पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। और बायोडायवर्सिटी क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जैसे हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। ये यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पर होगा अंटार्कटिका। 3 कॉन्टिनेंट हो गए। ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, ठीक है। तो ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका, ये हो गया अफ्रीका। 1 2 3 4 5 हो गए। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ये क्या हो गया ऊपर जो आपको थोड़ा दिख रहा है? अब आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका का शेप ऐसा तो नहीं है। तो एक्चुअली में हम गोल ग्लोब देख रहे हैं ना। अगर हम इसको जब चपटा कर देंगे, जब फैला देंगे, तब हम इसको जब पढ़ते हैं, तब आपके नॉर्थ अमेरिका का शेप कुछ इस तरीके से होता है। एक सेकेंड। तब आपका जो नॉर्थ अमेरिका का शेप है कुछ इस तरीके से निकल के आता है ना? इस तरीके से कुछ निकल के आता है आपका नॉर्थ अमेरिका का शेप। यहाँ पर आपको इसलिए ऐसे दिख रहा है। अब देखिए ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ना, ये दिख रहा है मेक्सिको वाला और ये। लेकिन ये ऊपर वाला जो यूएसए कनाडा वाला है, ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इधर आपका सर्किल है ना, तो इधर होगा, पीछे होगा इधर। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब वर्ल्ड का मैप पढ़ते हैं उसमें, तो हम जिसको चपटा करके मानते हैं अर्थ को, तब हमको पूरा नॉर्थ अमेरिका इस शेप का दिखता है जो मैंने आपको बना के दिखाया है। खैर, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप हैं। अब इन महाद्वीपों के अंदर क्या है? बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। जैसे अफ्रीका में है आपकी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे आपकी नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हम पढ़ेंगे? साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया, सब में कंट्रीज हैं। अब हमें देखना है कि ये जो इक्वेटर है, बीचों बीच वाली रेखा, ये कहाँ से होकर जा रही है। तो यहाँ से आपको ये देखने को थोड़ा मिल रहा है कि ये देखिए, ये जो इक्वेटर है यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, जो जा रही है, मैंने इसको रेड पेन से कर दिया है। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि देखिए ये एक साउथ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका से जा रही है। अफ्रीका वाले से हमें दिख रहा है, ये अफ्रीका वाले से जा रही है। तो नंबर 1 साउथ अफ्रीका, नंबर 2 अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, नंबर 2 अफ्रीका से जा रही है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि ना तो यूरोप को टच कर रही है, ना एशिया को टच कर रही है, ना नॉर्थ अमेरिका को टच कर रही है। तो ये 3 को टच नहीं कर रही है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया को टच कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया को भी टच नहीं कर रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी टच नहीं कर रही है। तो इस तरीके से जब हमने देखा, तो हमने ये देखा कि ये केवल 2 कॉन्टिनेंट से होकर जा रही है, एक तो आपका साउथ अमेरिका और एक अफ्रीका, ठीक है। कौन सा? साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। चलिए, ये वाला कॉन्टिनेंट, ये वाला। लेकिन आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए, ये जो आपका ये एशिया है, इसका जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। भाई इसी इन्हीं आइलैंड्स में आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, जावा है, सुमात्रा है, बाली है, ठीक है। तो ये सब आइलैंड्स हैं यहाँ पे। कंबोडिया है, तो वियतनाम है।
तो इस तरीके से जब आप यहाँ जो बिखरे बिखरे आइलैंड्स है, तो इनमें से कुछ आइलैंड्स के बीच में होकर जाती है, ठीक है, लाइक इंडोनेशिया से जाती है, मालदीव से जाती है, तो इन जगह से भी होकर जाती है। तो कह सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, वहां से भी, मतलब जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया वाला भाग है, कुछ वहां के आइलैंड्स, वहां की कंट्रीज से भी होकर जाती है। वहां पे भी कुछ देश हैं जिनसे होकर जाती है। तो ब्रॉडली देखें तो वैसे आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया में भी साउथ ईस्ट एशिया, तो खैर वो है तो एशिया का ही पार्ट, तो एशिया से होकर जाती है। अब हम देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी इन तीनों कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्री से होकर हमारी इक्वेटर जाती है, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच में अंतर हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम्स एंड प्रिंसिप। अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए अब इसमें आप देखेंगे तो इक्वाडोर इक्वाडोर कोलंबिया, ब्राजील, ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका से हमारी तीन, थोड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे ना। देखिए टोटल कितनी है, टोटल कितनी कंट्रीज से होकर जाती है इक्वेटर, टोटल 13 से। अब उन 13 में भी तीन कौन सी हैं, तीन है आपकी साउथ अमेरिका की। किसकी, साउथ अमेरिका की। ऐसे आप याद रखिए, 13 से होकर जाती है, तीन साउथ अमेरिका की है। साउथ अमेरिका की कौन सी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ईसीबी, ठीक है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। ईसीबी आपका हो गया साउथ अमेरिका की कंट्रीज। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब आ गए अफ्रीका में। अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छह। अब अफ्रीका की छह कंट्रीज, छह हो गई अफ्रीका की, तो छह तीन टोटल हो गई 9। अभी कितनी बची, 10 11 12 13। कितनी बची, 10 11 12 13, यानी कि चार बची। अब ये चार कौन सी हैं, ये आपका एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, उसमें जो कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, उन वो है इस वाले चार वाले पार्ट में, जो चार कंट्रीज है वो इस वाले पार्ट में है, ठीक है। तो वो एशिया में आ जाती हैं। तो साउथ अमेरिका से तीन कंट्रीज हमारी, कौन सी, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। अब छह कंट्री आपकी अफ्रीका से, कौन सी, गैबन, ये आपकी गैबन इधर पड़ जाएगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी इधर पड़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका में। और आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा यहाँ पड़ जाएगी। अच्छा, ये जो है आपका केन्या भी पड़ जाएगा आपका बीचों बीच में, और सोमालिया, ठीक है, सोमालिया पड़ जाएगा आपका इस साइड, सबसे लास्ट में, सबसे ईस्ट में। तो इस तरीके से जो छह कंट्रीज हैं अफ्रीका की, वहां से होकर इक्वेटर जाती है। उसके बाद आ जाएंगे जो चार बची हुई कंट्रीज हैं एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, वो कौन सी है, मालदीव्स, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है, लगभग 16,000, लगभग 16,000 आइलैंड से मिलकर बना है इंडोनेशिया। उसके बाद किरीबाती यहीं कहीं पड़ जाता है, और आपका साओ टोमन प्रिंसेप, अब इस लाइन पे तो दिखा नहीं सकती, तो ये सब यहीं पड़ते हैं इस साइड में। साओ टोमन प्रिंसेप ये भी एक आपका आइलैंड कंट्री है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल 13 से होकर जाती है, तीन साउथ अमेरिका की हैं, छह अफ्रीका की हैं, और चार बची हुई एशिया की हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की। ये आपको याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा इनकी आपको, इन कंट्रीज की अब कैपिटल याद रखनी, भाई वो याद रखनी पड़ेगी आपको। कैपिटल के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, कैपिटल वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे। अब सीमा जो है स्थल और जल से होकर जाती है, हमने देखा कुल 13 देशों से होकर जाती है, ये हमने पढ़ लिया। देश कौन से हैं, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम एंड प्रिंसिप, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, उसके बाद गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, इंडोनेशिया, मालदीव एंड किरिबाती। तो 13 कंट्रीज हमने पढ़ ली कि कहां से जाती है हमारी क्या, इक्वेटर, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा अथवा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ऊपर आना पड़ेगा। आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं, ये इक्वेटर पढ़ लिया, अभी आप 23.5 डिग्री जाएंगे ऊपर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जा रही है अफ्रीका से, बिल्कुल होके जा रही है।
अब आप आइए थोड़ा सा 23.5 डिग्री साउथ में आइए। ये क्या है? मकर रेखा। देखिए क्या मकर रेखा जा रही है अफ्रीका से? बिल्कुल। तो इसका मतलब अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों आपके अक्षांश, जो इंपॉर्टेंट अक्षांश हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों किस कॉन्टिनेंट से होकर जाती है? एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट, तो वो अफ्रीका है। ठीक है, यही यहाँ पर बोला गया है और मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे तीनों एक ही कॉन्टिनेंट से जाती हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका से देखें तो साउथ अमेरिका से आपका इक्वेटर जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। यहाँ देखिए, ये देखिए, साउथ अमेरिका से देखिए इक्वेटर जा रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए बहुत ऊपर है, इससे काफी ऊपर है, जो कि इससे होकर नहीं जा रही, नहीं गुजर रही है यहाँ से। नेक्स्ट आप देखिए, साउथ अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। कोलंबो लगभग 6 डिग्री 55 नॉर्थ अक्षांश पे है, पर जकार्ता लगभग 6। अच्छा, आपको ये इसलिए दिया हुआ है कि इससे रिलेटेड आगे शायद कोई क्वेश्चन होगा। देखिए ये आप याद नहीं कर सकते हैं, आप ये जो एक्सटेंशन है ना, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, इनको याद नहीं कर सकते। एग्जामिनर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन डाल रहा है, दैट मीन्स वो चाहता नहीं कि आप उसे कर पाए। तो थोड़ा सा अगर आपको वर्ल्ड मैप का थोड़ा अंदाजा होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन अब इतना डिफरेंस होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस दे दिए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस पर बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मनीला, मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। कैपिटल्स भी साथ में याद रखनी है। फिलीपींस की लगभग 14 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ पर है और सिंगापुर 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं अपने। हमने अपना नोट्स का पार्ट कर लिया, अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो हमने पढ़ा था 40,090 किलोमीटर है। तो भाई 40,090 है तो यहाँ 40,090 तो दे नहीं रखा है, बट आसपास का ऑप्शन 40,000 दे रखा है, तो हम 40,000 पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको एग्जैक्ट ना दे रखा हो तो आप नियरेस्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? मतलब इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज में से किससे आपकी इक्वेटर जाती है? तो ब्राजील से जाती है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन जाम्बिया मलेशिया से नहीं जाती है, तो ये तो नहीं होगा। कोलंबिया से जाती है, केनिया से जाती है, इंडोनेशिया से भी जाती है, तो हमें अपना आंसर मिल गया। लेकिन हम आगे भी देखेंगे, यहाँ देखिए ब्राजील से जाती है बट सूडान से नहीं जाती है। राइट, सूडान से नहीं जाती है और अब आपका मलेशिया से भी नहीं जाती है। वेनेजुएला से नहीं जाती है, इथियोपिया से नहीं जाती है, इंडोनेशिया से जाती है। बट आपका ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया तीनों से होकर जाती है। चलिए, अगर आप पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे ना कि कितने कंट्रीज साउथ अमेरिका की हैं, कितनी अफ्रीका की हैं, कितनी आपकी अ, एशिया की हैं, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। और जिन बच्चों का शुरुआती है ना, जिनको पता नहीं अरे कॉन्टिनेंट क्या है ये वो, तो फिर उनके लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको प्रॉपर कॉन्टिनेंट्स पढ़ाऊंगी विद कंट्रीज, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वो भी मैं आपको साथ साथ डालती चलूंगी वीडियोस। बट अगर पहले आप वो वीडियोस देखिएगा तब आप यहाँ आइएगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं जाती है? तो हमें पता है केनिया, ब्राजील, इंडोनेशिया से जाती है, बट मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का है कंट्री, तो मैक्सिको से होकर नहीं जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। अगेन हमें कंट्रीज के नाम दे रखे हैं और हमसे पूछा कि भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए इस टॉपिक से आपसे दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। पहली पहला पूछेगा कि किस कंट्री से होकर गुजरती है, किस कंट्री से होकर जाती है भूमध्य रेखा, और दूसरा पूछेगा इनमें से किस कंट्री से होकर नहीं गुजरती है, नहीं जाती है। अगर बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ करना है, तो आपसे वो कंट्री ना देके उसकी कैपिटल दे देगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा वो टफ नहीं करेगा। राइट, चलिए, तो देखिए गैबन से जाती है, सोमालिया से जाती है, भूमध्य रेखा गिनी से नहीं जाती है, रवांडा से नहीं जाती, हमने पढ़ा है। तो गैबन एंड सोमालिया एक आपका, यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन गलत है क्या? अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक और दो तो होगा, बट एक और दो कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है आपको। तो चार तो बिल्कुल नहीं होगा, चार बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है,
तो इसमें आंसर फिर क्या इन्होंने दिया है, हम देख लेते हैं। डी दिया है, अच्छा नहीं जाती है। हाँ नहीं जाती है पूछा, सॉरी, मैंने देखा मुझसे ही मिस्टेक इतनी बड़ी हो गई। नहीं गुजरती है पूछ रहा है ये ना, जब भी क्वेश्चन आए तो अंडरलाइन अपने क्वेश्चन पेपर पे कर लीजिए। तो यहाँ से भाई 3 और 4 से नहीं गुजरती, हमें पता है, देखिए हमने टिक भी लगाया है, 3 और 4 से नहीं गुजरती है। चलिए, वो है नहीं में कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है, बताना है। तो देखिए, केनिया से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है, ब्राजील से जाती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं जाती है। तो इसका मतलब मैक्सिको हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, मैक्सिको हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित है, मतलब कहां से वो जाती है। तो देखिए, कोलंबिया है, केन्या है, ब्रुनेई से नहीं जाती हमने पढ़ा है, वेनेजुएला भी हमने पढ़ा है कि नहीं जाती है। तो आपका कोलंबिया एंड केन्या यानी 2 एंड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से जाती है, तो 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है। मैंने आपसे कहा 2 ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, कैमरून से तो कैमरून से नहीं भाई, केनिया से बिल्कुल केनिया से, कोस्टारिका से नहीं, वेनेजुएला से नहीं। तो केनिया से जाती है, तो केनिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में जो अंतर है वो सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। जो 0 डिग्री वाली आपकी लाइन है वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज्यादा कम होता है, इसीलिए यहाँ पर ठंड का मौसम नहीं होता है, यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर हर पूरे साल बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, सर्वाधिक निकट है। तो हमें देखना पड़ेगा भाई, कोलंबो है, जकार्ता, मनीला एंड सिंगापुर। आई थिंक वो जो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया था वो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया था। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, देखिए इसमें आपको पूरा याद करना पड़ेगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर मैप देखेंगे तो थोड़ा आपका आप सिंगापुर जो है वो सिंगापुर होगा, इधर कहीं आपका इंडोनेशिया होगा, और उधर कहीं आपका इंडिया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग इसमें होगी तो आप कर लेंगे, क्योंकि कोलंबो, मनीला इधर कहीं आपका, वर्ल्ड मैप भी नहीं बना है, मनीला फिलीपींस की कैपिटल है तो थोड़ा और नॉर्थ में होगी। और आपका एक ऑप्शन क्या है, जकार्ता, सिंगापुर, कोलंबो, कोलंबो तो कोलंबिया, तो आपका साउथ अमेरिका इधर ही आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा करीब अगर देखें तो यही आपका अब सिंगापुर ही होगा इसके रेखा के हिसाब से। तो आप ऐसे करेंगे, बाकी जो हमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है भाई वो लैटिट्यूड की बेसिस पे दे रखा है, जो कि टेक्निकली याद करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कितनी कंट्रीज का आप एक्सटेंशन याद रखेंगे, फिर तो यही याद करने भर के हैं हम लोग। चलिए, बहुत ज्यादा फालतू का डेटा अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि जब आप फालतू का डेटा याद करते हैं ना, तो जो काम का डेटा है वो आपके दिमाग से स्किप कर जाता है। तो जो सही क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन वो गलत नहीं होने चाहिए, जो आपको आते हैं 100%, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तो ये हमने पढ़ा है कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। ये तो इस क्वेश्चन का कुछ अच्छा इक्वेटर से रिलेटेड है। ये तो हमने पढ़ा था ना, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इसके कुछ था, आई गेस 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 से 60 डिग्री साउथ वाला, जो मुझे एग्जैक्ट डिग्रीज नहीं याद आ रही हैं अभी, नहीं जाएंगे अभी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है, बट ये समझ लीजिए कि ये इक्वेटर के पास उत्तर में और दक्षिण में थोड़ा सा ये इक्वेटर पर एक जोन होता है निम्न वायुदाब पेटी का, ITCZ जोन। तो बेसिकली ये भूमध्य रेखा से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है।
ठीक है, क्योंकि इक्वेटर से रिलेटेड है ना, और हम इक्वेटर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर डाला गया है। चलिए, इसको मैंने आपको शायद पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कर्क रेखा। अब देखिए, कर्क रेखा दूसरा टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको। इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन बनेगा कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री से होकर गुजर रही है या नहीं गुजर रही है, सेम वैसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर जिसे हमने अभी पढ़ के आए हैं। अब इससे जब हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री जाएंगे, तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, इसे हम कहते हैं। तो चलिए कर्क रेखा के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे ये वाली रेखा कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जाएगी और उनकी कौन कौन सी कंट्री से होकर जाएगी। चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ये हमने समझ लिया है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी कि एक्सियल इंक्लाइनेशन तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है और 3 महीने बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून की इस तिथि को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्टाइस कहते हैं। अब इतनी बात समझिए। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, मैं यहाँ बनाती हूँ, ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी ऐसे ऐसे नहीं है अपनी एक्सिस पे। ये एक्सिस मान लीजिए ऐसे नहीं है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे हल्की सी क्या है, टिल्ट है, टिल्ट है, टेढ़ी है, इसकी एक्सिस पे ऐसा टिल्ट है। तो जब ये टिल्ट होती है, तो इस टिल्टनेस की वजह से, जैसे सन है, पड़ रहा है आपका, तो सनलाइट जब पड़ेगी आपकी, ये सनलाइट पड़ रही है, तो कह रहा है कि टिल्ट होने की वजह से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो कर्क रेखा है वो 21 मार्च को सूर्य की तरफ होने लगती है। मतलब जब हमारी अर्थ ये घूम रही है, ये जब पृथ्वी हमारी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, तो एक समय 21 मार्च का ऐसा आता है कि जो इक्वेटर वाला पार्ट, जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है, कर्क रेखा वाला पार्ट है, ये एकदम सूर्य के की तरफ होने लगता है, सूर्य की तरफ इसका मुंह होने लगता है। और 21 जून को ठीक 3 महीने बाद क्या होता है कि एकदम ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो इस कर्क रेखा पर एकदम सीधी पड़ रही होती हैं। ठीक है, ये है कर्क रेखा आपकी, और ये सूर्य है, और ऐसे एकदम मतलब सीधी पड़ रही होती है, सूर्य है, ये सीधी पड़ रही होती है। तो यहाँ पर जो भी रीजन है, यहाँ पर जो भी कंट्रीज आती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम समर सोल्टाइस या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, या कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क, ठीक है, कर्क रेखा पे है तो कर्क संक्रांति, और क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है 21 जून को, तो गर्मी में हो रहा है, तो ग्रीष्म अयनांत, इतना याद रखिए। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन क्षेत्रों से या देशों से होकर जाती है वो कौन कौन से हैं, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। वो कौन से हैं, हवाई आइलैंड यूएसए का, वेस्टर्न सहारा, बाहमास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसे कहते हैं, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान। ठीक है, या चाड के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए भी गुजरती है। खैर, इसको अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हमने उसमें 13 में से पढ़ा था ना कि 3 साउथ अमेरिका में है, कौन कौन सी, फिर 6 हमारी अफ्रीका में और 4 हमारी साउथ ईस्ट एशिया में। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा होल्ड रखते हैं, आगे देख लेंगे। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय पर होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अगेन, जो कर्क रेखा थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका उल्टा। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे ये है 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। अब इस पर जब आपकी सूर्य की किरणें लंबवत जब पड़ेंगी, इस पर एक समय जब घूमेगी पृथ्वी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये हिस्सा यहाँ होगा। ठीक है, तो जब इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तब क्या होगा, तब उस समय क्या होगा, आपका मकर संक्रांति होगी, जिसे हम विंटर सोल्टाइस कहते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए मकर रेखा जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 - 47 यानी 43 डिग्री का कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा की दूरी 23.5 - 47 है। अब देखिए, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, दूरी आप बताएंगे तो भाई ये जब 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ में है और ये 23.5 डिग्री
आपका साउथ में है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 23.5 प्लस 23.5 47। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 47 हो गया। और कह रहा है कि जब 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है, तो झुकाव के कारण जो सूर्य से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब कि कर्क रेखा पर 43 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अगर मकर रेखा पर 90 बन रहा है, तो कर्क पे कितना बनेगा? तो जो इसका जो सम है उसको माइनस कर देंगे, तो आप जब आप 90 में से 47 माइनस करेंगे तो 43 डिग्री का एंगल बन जाएगा। राइट, वही यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में आपको समझाया गया है। बट ये सब नहीं इतना याद रखना है, याद इसमें यही रखना है कि कौन सी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री से होकर ये रेखा गुजरती है। तो चलिए हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा कॉन्टिनेंट और कौन सी कंट्रीज से होकर जाती है, ये हम देख लेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर अगर मैप दिया होता तो और अच्छे से हमें समझ में आता। चलिए, तो देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हम ना मैप पर या तो चले जाते हैं। चलिए मैप पर, चलिए अच्छा यहीं से कर लेते हैं। मैप फिर करेंगे, मैप पढ़ेंगे तब फिर से इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले जब आपका जो कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका का, तो जब आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज आपके पास आती हैं। नॉर्थ अमेरिका की एक ही कंट्री है, एक कंट्री क्या है, मैक्सिको। मैक्सिको, तो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री हो गई। उसके बाद हम अगला देखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका के बाद इधर आपका जब आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका से कंट्रीज हैं, ठीक है, कौन सी, 4 कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। ये 4 है। आप कहेंगे और भी तो हैं, बट वो डिस्प्यूटेड है थोड़ा। ठीक है, और टोटल कितनी है, टोटल आपके 17 कंट्रीज से होकर जाता है, टोटल 17 कंट्रीज से होकर जाती है। इक्वेटर आपकी 13 कंट्रीज से होकर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 17 कंट्रीज से होकर जाती है, कितनी, 17 कंट्रीज से। तो ये हो गई अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 4 कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद हमारी 3 कंट्रीज जो हैं वो हमारी एशिया से हम देख लेते हैं। एशिया से हमारी 3 कंट्रीज हैं, और तीनों क्या है, गल्फ कंट्रीज हैं। अब इन्हें गल्फ कंट्रीज क्यों बोलते हैं? देखिए, एक्चुअली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं भारत सार्क कंट्री है, सार्क कंट्री है, क्योंकि सार्क एक संगठन है जो कि हमने बनाया है। कुछ जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, उसमें हमारा इंडिया भी आता है। वो कंट्रीज अपना मिलके उन्होंने अपनी इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी वृद्धि करने के लिए एक संगठन बना लिया। उस संगठन के कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पर ये जो संगठन है काम करता है। और ये सारी कंट्रीज आपस में मिलके काम करती हैं। उसी तरीके से जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज है, इसमें आपका ओमान, कुवैत, यूएई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, तो ये सारे आपके गल्फ कंट्रीज हैं। इन्होंने ये, क्योंकि ये जीसीसी के मेंबर हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, तो ये एक संगठन की वजह से हम इन्हें गल्फ कंट्री कहते हैं। जैसे कि हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया हमारी सार्क कंट्री है। ठीक है, इंडिया हमारी सार्क कंट्री है, बिल्कुल इंडिया हमारी सार्क कंट्री है। तो ये गल्फ कंट्री 3 आ जाएंगी, कौन सी, एक तो ओमान आ जाएगी। ठीक है, ओमान, एक आपका सऊदी आ जाएगा, सऊदी अरेबिया, और एक आपका आएगा यूएई। ठीक है, यूएई। तो ऐसे याद रखिएगा कि 3 गल्फ कंट्री हैं, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई। 4 अफ्रीकन कंट्री है, आपका अल्जीरिया, नाइजर, इजिप्ट और लीबिया। और एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, मैक्सिको। तो क्या हो गई, 4, एक 5 और 3 8 हो गई। अभी हमें पढ़नी है कितनी, आपकी टोटल 17 है, तो हमें अभी पढ़नी है 9 कंट्रीज और। अब ये 9 कंट्रीज में हम देखेंगे एशिया की अभी और कंट्रीज हैं। ये देखिए, ये एशिया की कंट्री है गल्फ वाली। अभी एशिया की और भी कंट्री है नॉर्मल वाली, जो गल्फ नहीं है। ठीक है, जो गल्फ नहीं है, जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया, इंडिया से ये जाती है कर्क रेखा। बांग्लादेश हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना हो गया, चाइना के बाद ताइवान हो गया। ठीक है, ताइवान हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 कंट्रीज और एशिया की। तो एशिया की टोटल कितनी हो गई, एशिया की टोटल हो गई आपकी 5 प्लस 3 गल्फ, यानी हो गई टोटल 8 कंट्री। तो 8 एशिया की हो गई, 4 और एक आपकी मैक्सिको और साउथ अमेरिका की 9, और 4 अफ्रीका की, 9 4 13 हो गई। अब बच्चे कितने, आपकी 17 थी, 13 है, तो 4 अभी बची। अब ये 4 जो हैं वो बेसिकली आपकी बहामास है, क्या है, बहामास, और मॉरिटेनिया है, मॉरिटेनिया है, और माली है,
ऑल वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, वेस्टर्न सहारा। अब देखिए मॉरिटेनिया तो अपनी खुद की एक सोवरेन कंट्री है, इसका खुद का संप्रभुत्व है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर है इसका। तो एक मतलब इसको हम कह नहीं सकते कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, लेकिन सोवरेन कंट्री है। इसी तरीके से बहामास भी सोवरेन कंट्री है। माली, वेस्टर्न सहारा जो है बेसिकली आपका ये भी एक आपकी सोवरेन कंट्री है। तो मॉरिटेनिया आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ये बेसिकली सारे अफ्रीका में है, लेकिन कुछ इसमें से सोवरेन है, कुछ अफ्रीका का पार्ट है। तो ये चार भी याद रखनी है, बेसिकली इसको अफ्रीका के नाम से याद रखिए। अफ्रीका की मेजर चार कंट्रीज हैं, बाकी ये चार हैं। तो टोटल अफ्रीका से आठ हो गई, आठ हो गई टोटल अफ्रीका से, आठ हो गई टोटल एशिया से, 16 नहीं, आठ, यस, एशिया से हो गई, देखिए यहां से, और एक हो गई किससे, नॉर्थ अमेरिका से। अब ये याद रखना है आपको, 8 अफ्रीका से है, 8 एशिया से और एक नॉर्थ अमेरिका से। इस तरीके से आप जब बाइफरकेट करके याद करेंगे तो ही आपको याद रहेगा। अगर आप सोचे कि मैं कंट्री का नाम केवल याद कर लूं तो ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगी मैप से। जब हम मैपिंग करेंगे ना तब हम उसको इसको फिर से वहां पर मैप के थ्रू पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप बिना मैप के पढ़ ही नहीं सकते। चलिए, आ जाएंगे अब हम अपने क्वेश्चन के पार्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का पार्ट। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना बिना इसको बिगाड़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। मकर संक्रांति पूछ रहा है, ठीक है, मकर संक्रांति। ये आपसे कर्क नहीं आपका कर्क रेखा पे नहीं पूछ रही, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति नहीं पूछ रहा है, 21 जून नहीं पूछा, ये आपसे 22 दिसंबर पूछ रहा है। तो 22 दिसंबर हमने पढ़ा था, कर्क रेखा का हमने एंगल देखा था, तो 90 माइनस 47 पढ़ा था हमने, 43 आया था, तो 43 डिग्री होगा। तो 43 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बिगाड़ा मैंने इसलिए नहीं है बाकी चीजों को, क्योंकि आप पढ़ रहे थे तो आप देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए, इसमें कुछ समझाना भी नहीं था इसलिए भी मैंने उसको रफ नहीं किया था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं तो देखिए भारत से जाती है, म्यांमार से जाती है, मिस्र लिखा है, मिस्र ही आपका इजिप्ट है, तो इजिप्ट से भी जाती है, लेकिन ईरान से नहीं जाती है। ईरान हमने नहीं पढ़ा, ईरान एशिया की जो आपका कंट्री है, ईरान से नहीं जाती है। नेक्स्ट है, और नॉर्थ अमेरिका में हवाई आइलैंड और मैक्सिको, ठीक है। अब अच्छा आप कहेंगे हवाई द्वीप क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखिए हवाई द्वीप और मैक्सिको जो है वो यूएसए के स्टेट हैं, ठीक है, यूएसए के स्टेट हैं, स्टेट्स। जैसे हमारे यहाँ हम क्या है, हम इंडिया हैं, इंडिया और इंडिया और इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 1 यही कहता है आपसे। तो हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो उसी के तरीके से जो यूएसए है, यूएसए वो बेसिकली आपका पूरी एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जिसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स। उनमें से एक है आपका हवाई आइलैंड और मैक्सिको, ठीक है। नहीं, मैक्सिको तो अलग कंट्री है, ठीक है, मैक्सिको तो आपका, यस, मेक्सिको तो आपका अलग हो जाएगा, यूएसए आपका अलग हो जाएगा। तो उसमें से यूएसए में 50 स्टेट है, उसमें से हवाई आइलैंड एक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉर्थ मतलब यूएसए इतनी बड़ी कंट्री है, वहां की इतनी पावरफुल कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, उसके नाम पे ही हम जानते ही हैं अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इतनी बड़ी वो कंट्री है। बाकी मैक्सिको से जाता है यूएसए, यूएसए के हवाई आइलैंड से, और बाकी मैक्सिको से होकर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकेंड, आई थिंक ये ठीक से प्रिंट नहीं है। तो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ही दो थे, कुछ मिस प्रिंट नहीं था, इसमें क्वेश्चन ही दो थे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाएंगे जो कि है हमारा मकर रेखा। एक सेकेंड, मकर रेखा है हमारा टॉपिक, ये मकर रेखा यानी कि क्या, ट्रॉपिक ऑफ, मुझे लगा कुछ ब्लैंक पेज था तो मिसप्रिंट है, बट मिसप्रिंट नहीं है, इसके दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा मैंने समझाया ही था, ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, कर्क रेखा, और साउथ में सेम 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, मकर रेखा। तो इस मकर रेखा की बात करेंगे कि ये अब किस कॉन्टिनेंट से
किन किन कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्री से होकर जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नोट्स है हमारे, पढ़ेंगे हम पहले कि दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें 23.5 डिग्री साउथ जो हमारी लैटिट्यूड है उसको मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम जो यहाँ बना हुआ है यही बात यहाँ पर कही जा रही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर 21 और 22 दिसंबर को चमकती हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। जिसे हम क्या शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोल्टाइस कहते हैं, जो कि 21 या 22 दिसंबर को होता है, जबकि विंटर समर सोल्टाइस कब होता है, 21 जून को होता है। नेक्स्ट है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर है सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि अच्छा बताइए, आपके लिए होमवर्क है, ऑस्ट्रेलिया, जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं तो जनरली हमारे यहाँ ठंड होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बताइए ठंड होती है कि गर्मी होती है 25 दिसंबर को, जब वहां क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और क्यों ऐसा होता है, राइट। तो चलिए, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है, राइट। आई आई थिंक आपको आंसर भी मिल गया होगा, बट फिर भी आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि तो क्योंकि इसको ये टिल्टेड है, झुकाव है पृथ्वी का, तो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है आपकी कर्क मध्य से होकर गुजरती है आपकी, और आपकी कौन सी कर्क रेखा होगी, मकर रेखा। इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब की स्थिति विकसित होती है। नेक्स्ट है, मकर रेखा आपकी कौन कौन सी कंट्री से होकर जाती है। ये ऊपर की बातें आप ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये जो इतना है ना, इतना ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मकर रेखा देखिए, आप ब्राजील से जा रही है, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। तो कुल मिलाकर हमने देखा तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कॉन्टिनेंट से होकर जा रही है। ब्रॉडली पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसके अंदर कंट्रीज देखेंगे। तो टोटल कंट्रीज कितनी हो गई, टोटल हो गई कितनी, 12 कंट्रीज से होकर जाता है। अब इन 12 में से साउथ अमेरिका की कितनी हो गई, साउथ अमेरिका की हो गई आपकी चिली, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना आपका हो गया, और ब्राजील हो गया, ब्राजील भी है, पराग्वे हो गया, ठीक है, और यस, तो ये आपकी हो गई किसकी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, राइट। अफ्रीकन कंट्रीज हम देख लेंगे, 4 कितनी क्या हो गई, 4 तो हमारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई। अफ्रीकन कंट्रीज अब आप देखेंगे तो अफ्रीकन 5 कंट्रीज हैं। नामीबिया है, नामीबिया जहां से हम चीते लाए थे, और चीते लाकर कौन से इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में हमने चीते रखे थे ब्रीडिंग के लिए, बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में रखे थे, नामीबिया से लाए थे हम, लेकिन ठीक है, लेकिन कौन से नेशनल पार्क में हमने उन्हें रखा था ये आप बताएंगे। नामीबिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मेडागास्कर हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, और मोजाम्बिक हो गया, मोजाम्बिक हो गया, नामीबिया, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, मोजाम्बिक, और आपका बोस्वाना, ठीक है, बोस्वाना ये कंट्री है। तो बोस्वाना, ये 5 कंट्रीज आपकी अफ्रीका की हो गई। तो 5 4 9 हो गया, और 10 11 12, 3 हमें चाहिए। तो तीसरी कंट्री है हमारी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे भी कुछ कंट्रीज हैं। देखिए, कुछ हमारे आइलैंड्स ऐसे बिखरे हुए हैं समंदर में, जिनको हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पूरा पार्ट है, इसको हम ओशिनिया कहते हैं, इसी में आपका न्यूजीलैंड वगैरह है, तो इसको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गई कौन सी, 5 4 9, और ऑस्ट्रेलिया आपकी 10th कंट्री। और 11 और 12 कौन सी है, 11 है आपकी, एक तो है टोंगा, ये आइलैंड है, या आइलैंड कंट्री है यहाँ पर, और एक है आपकी फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो कि फ्रांस का पार्ट है। तो ये आपके 12 कंट्रीज से होकर क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अभी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैप नहीं है। जब मैप में आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको वहां पर ये वापस से रिकॉल करवा दूंगी। चलिए फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट पे। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो मौसम परिवर्तन होता है। बताना है हमें कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो मौसम परिवर्तन होता है। नहीं, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो दिन और रात होते हैं भाई। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात होते हैं। नहीं, पृथ्वी का वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से क्या दिन और रात होते हैं, राइट। और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब मौसम का परिवर्तन होता है। किसी भी समय में जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है जब चक्कर लगा रही होती है, तो उसमें उसमें क्या होता है, उसमें वहां पर आपका दिन होता है। और जो पीछे आपका हिस्सा होता है अपनी धुरी पर जब वो चक्कर लगा रही होती है अर्थ, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां 12 घंटे दिन रहता है और जो पीछे की तरफ होता है वहां रात होती है। और जब वो घूम के पीछे वाला हिस्सा आगे आता है तो वहां पर दिन हो जाता है और उसके पीछे वाले हिस्से में 12 घंटे रात हो जाती है। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तब आपका मौसम का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, मतलब उल्टा लिखे हैं। धुरी पर घूमता है तो आपका मौसम, आपका दिन और रात होता है। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर घूमती है तो आपका यहाँ पर क्या लिखा है, तो अब जब धुरी पर घूमती है तो आपका दिन और रात होता है और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो मौसम का परिवर्तन होता है। तो दोनों ही गलत है। तो एक और दो दोनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ये गलत दिया हुआ है आपको, राइट। नेक्स्ट है मकर रेखा नहीं गुजरती है अगेन। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील तीनों से जाती है, लेकिन बोलीविया हमने नहीं पढ़ा। ठीक है भाई, ब्राजील, आपका पराग्वे, अर्जेंटीना और एक और कंट्री थी हमारी, कौन सी, चिली। ये चार कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की थी, बट बोलीविया से नहीं जाती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज आप कंट्रीज का नाम रटने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है हमें, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। कह रहा है इनमें से किससे मकर रेखा गुजरती है। बताइए किससे मकर रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से जाती है, नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है यहाँ से जाती है, ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है यहाँ से जाती है, चिली साउथ अमेरिकन कंट्री है यहाँ से भी जाती है। तो चारों ही कंट्री से होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है जो यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में के निम्नांकित में कौन सी घटना घटित होती है। मकर रेखा पर जब होती है तो देखिए, जब मकर रेखा रेखा पर लंबवत होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका उत्तर पश्चिम भारत है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला भारत है, वहां पर एक हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और वहां ठंड होती है। जबकि जो आपका साउथ वाला पार्ट है, जो वहां पर क्या होती है गर्मी, जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है वहां पर क्या होती है गर्मी हो जाती है। तो ये ए वाला आपका सही है कि उत्तर पश्चिम में भारत में उच्च वायुदाब, क्योंकि अब भारत के रेफरेंस में आपको दे दिया इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया यहाँ है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, और बात यहाँ पर हो रही है किसकी, कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, 23.5 डिग्री जो साउथ में है। अब इंडिया यहाँ है और ये यहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट में भाई, पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ही नहीं, पूरे नॉर्थ में पूरा ठंड उस समय चल रही होगी। ठीक है, जिस समय सूर्य की किरणें यहाँ मकर रेखा पर पड़ रही होंगी। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट भारत दे दिया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर दे देता है इसकी जगह, या नॉर्थ का कोई भी चीज दे देता है, कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट। तो आप ये करते कि वहां हाई प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर की वजह से वहां विंटर्स हैं, यहाँ विंटर्स है, तभी तो देखिए हमारे यहाँ 25 दिसंबर को विंटर होता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया देखिए साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से, तो वहां पर क्या होता है उस समय गर्मी हो रही होती है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ठंड में, कड़कड़ाते हुए, कांपते हुए, और वो उनका उस समय समर सीजन चल रहा होता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हम अब आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। देखिए ये हमारा एक टॉपिक है, डे एंड नाइट कैसे होते हैं। ठीक है, तो डे एंड नाइट पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, उस पर कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे, अर्थ का ओरिजिन। क्योंकि इससे पहले जो हमने यूनिवर्स में पढ़ा था तो हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा था, अब हम अर्थ का ओरिजिन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री। वो थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, हालांकि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये 3 टॉपिक होंगे तो हमारा अर्थ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी एक पार्ट और आएगा इस
टॉपिक से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम बहुत स्पीड से अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने हैंड रिटन नोट से क्या, सभी कॉन्टिनेंट्स और सभी ओशियंस के बारे में। जब आप कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को पढ़ लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी इमेज क्लियर हो जाएगी, तब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत आराम से समझ समझ जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन कहां पहुंचे, भाई हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होता है तो, और लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।